Hello students, today we are going to start part 4 of the chapter 8 Cell, the unit of life. In this lecture, we will discuss about lysosome, vacuoles and mitochondria. इसमें हम लाइसोसोम के बारे में बात करेंगे, वैक्यूल के बारे में बात करेंगे और माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बात करेंगे। पहले हम देखते हैं लाइसोसोम क्या होता है। लाइसोसोम की डिस्कवरी डी डुवे ने किया था। डी डुवे ने किया था 1955 में। लाइसोसोम दो वर्ड से मिलकर बनता है, लाइसो एंड सोम। लाइसो का मतलब होता है डाइजेस्टिव एंड सोम का मतलब होता है बॉडीज। डाइजेस्टिव बॉडीज का इसका मतलब होता है। बाद में पी मैथिले ने पी मैथिले ने 1964 में एक फंजाई में डिस्कवर किया, न्यूरोस्पोरा। बाद में पी मैथिले ने 1964 में न्यूरोस्पोरा फंगस में पता किया इसके बारे में, लाइसोसोम के बारे में। इसका फंक्शन क्या होगा बेटा? डाइजेशन ऑफ आउटर सबस्टेंस। अगर कोई बाहर से कोई सबस्टेंस आ रहा है जो बॉडी के लिए हार्मफुल है, उनको क्या करते हैं? डाइजेस्ट कर लेते हैं। डाइजेशन ऑफ इंट्रासेलुलर सबस्टेंस, अगर अपने ही सेल हैं तो उनको भी डाइजेस्ट कर लेते हैं। समटाइम डाइजेशन ऑफ इंट्रासेलुलर सेल्स के अंदर जो सबस्टेंस हैं उनका डाइजेशन करते हैं। कभी कभी ये अपने ही सेल को ही खा जाते हैं, इसलिए इसको ऑटो डाइजेस्टिव कहते हैं। इनको क्या बोलते हैं? ऑटो डाइजेस्टिव, क्योंकि ये अपने ही सेल को फीड कर लेते हैं। समटाइम लाइसोसोम डाइजेस्ट सेल्फ सेल, हेंस इट इज कॉल्ड। इसके सेल्फ सेल्स को फीड करने की जो टेंडेंसी होती है उसे हम ऑटो डाइजेस्टिव बोलते हैं, या उसे हम क्या बोलते हैं? suicidal bag of cell। यह सेल के आत्महत्या की थैली है। सेल के, इसको हम आत्महत्या की थैली कहते हैं। आत्महत्या की थैली, ये अपने ही सेल को करता है, खा लेता है। ठीक है। लाइसोसोम हैव एंजाइम, लाइसोजाइम। लाइसोसोम के बाद लाइसोजाइम क्या होता है बेटा? एंजाइम होता है। और यह जो एंजाइम है वह इजी फर्टिलाइजेशन के लिए क्या है? रिस्पॉन्सिबल है। क्योंकि यह जो एंजाइम होता है, यह एंजाइम किसी भी स्पर्म के अंदर पाया जाता है। यह जो एंजाइम है वह किसी भी स्पर्म के अंदर होता है। ये हो गया लाइसोजाइम एंजाइम, जो स्पर्म के पेनिट्रेशन को बढ़ाता है ताकि स्पर्म आसानी से एक सेल के जोना प्लिसिडा आउटर लेयर को ब्रेक करके उसे फर्टिलाइज कर सके। अब हम बात करते हैं इसमें वैक्यूल्स के बारे में। वैक्यूल एक तरह का मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस इन साइटोप्लाज्म। वैक्यूल जो होते हैं साइटोप्लाज्म में एक मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस होते हैं।
वैक्यूल साइटो, मान लिया कि यह कोई सेल है, इस सेल का एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस, तो जगह जगह इसमें वैक्यूल दिखेंगे। यह वैक्यूल जो होते हैं मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, और द सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड्री ऑफ वैक्यूल इज कॉल्ड टोनोप्लास्ट। अगर वैक्यूल की सिंगल बाउंड्री है तो टोनोप्लास्ट कहते हैं। टोनोप्लास्ट ऑफ प्लांट सेल फैसिलिटेट द ट्रांसपोर्ट ऑफ नंबर ऑफ आयंस एंड अदर मॉलिक्यूल इनटू द वैक्यूल अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। किसी भी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट जो होते हैं, कोई आयन हुआ, कोई मॉलिक्यूल्स हुआ वैक्यूल में ट्रांसपोर्ट होता है, and so their concentration is significantly higher in the vacuole than in cytoplasm। साइटोप्लाज्म की तुलना में जो वैक्यूल में जो कंसंट्रेशन होता है वो ज्यादा होता है, क्योंकि अगेंस्ट कंसंट्रेशन इन साइटोप्लाज्म द मॉलिक्यूल्स एंड आयंस मूव इनसाइड द वैक्यूल्स। ये तो वैक्यूल के बारे में बात थी। अब हम बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया होता क्या है, इसके बारे में आप क्या जानते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया, अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बात करते हैं तो जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो बिल्कुल इसी तरह का होता है, जिसके अंदर ऐसे होते हैं स्ट्रक्चर, और इस पर यह माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर है। अंदर इसके साइड इसमें डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए भी होता है, 70s राइबोसोम भी होते हैं। इसके अंदर जो है TCA साइकिल चलती है। यह मेम्ब्रेन का, माइटोकॉन्ड्रिया का आउटर मेम्ब्रेन है, यह इनर मेम्ब्रेन है। इनर मेम्ब्रेन जो होता है उसमें फिंगर लाइक अपेंडेजेस होते हैं, इसे हम क्रिस्टी बोलते हैं। क्रिस्टी जो है फिंगर लाइक क्या है, अपेंडेजेस है। यह आपका हो गया ऑक्सीसोम। तो आप देखेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया के दो मेम्ब्रेन हैं, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, फिंगर लाइक अपेंडेजेस क्रिस्टी, और उसमें क्या लगे हैं, ऑक्सीसोम लगे हैं, और इसमें डीएनए भी है, राइबोसोम भी है, और इसके अंदर जो मैट्रिक्स होता है यह ऐसा क्या है, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। इस मैट्रिक्स में तीसरी साइकिल चलता है, इसको बोलते हैं ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल बोलते हैं। अब बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की डिस्कवरी के बारे में कि माइटोकॉन्ड्रिया की डिस्कवरी कैसे हुई, कौन किया। देखेंगे आप ध्यान से, जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसका मतलब होता है माइटो माने थ्रेड लाइक और कॉन्ड्रिया माने ग्रेन्यूल्स। थ्रेड लाइक ग्रेन्यूल्स को हम माइटोकॉन्ड्रिया कहेंगे। एक ऐसा थ्रेड हो जो कैसा हो, ग्रेन्यूलर। ग्रेन्यूलर थ्रेड इज नोन एज माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को कोलिकर ने 1880 में माइटोकॉन्ड्रिया को इंसेक्ट के वॉलंटरी मसल्स में ऑब्जर्व किया। इसमें किया वॉलंटरी मसल्स
सार्कोसोम। बाद में फ्लेमिंग ने और अल्टमान, फ्लेमिंग एंड अल्टमान, इन दोनों ने माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कवर किया और नाम दिया फाइला। बाद में सी बेंडा आए तो सी बेंडा ने कहा ये जो सार्कोसोम है वही माइटोकॉन्ड्रिया है। इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया, कौन? सी बेंडा ने। बाद में एफ म्यूज 1904 में बताया, इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया को निम्फिया प्लांट में डिस्कवर किया। एक निम्फिया प्लांट है, इस निम्फिया प्लांट में उन्होंने डिस्कवर किया। अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल कितना होता है तो देखा जाए मसल सेल में 50,000 पर सेल, सी अर्चिन 14 से 15 लाख पर सेल, oocyte 3 लाख पर सेल, माइक्रो स्टेरियास 1 पर सेल। अब देखा कि डिफरेंट जो है ऑर्गेनिजम्स हैं उन्हें माइटोकॉन्ड्रिया के जो नंबर्स हैं वो अलग अलग हैं, तो एक एवरेज निकाला गया। एवरेज जो माइटोकॉन्ड्रिया निकाले गए वह है 200 से 300 पर सेल ये निकाला गया। ऐसा कहा गया है इन कंपैरिजन टू एनिमल सेल नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज लेस इन प्लांट सेल। प्लांट सेल में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कम होती है, एनिमल सेल में ज्यादा होती है, क्योंकि एनिमल सेल की फिजियोलॉजी थोड़ा कॉम्प्लेक्स होती है इन द कंपैरिजन ऑफ प्लांट सेल, इसलिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज्यादा पड़ती है फिजियोलॉजी को मेंटेन करने के लिए। इसलिए द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज ग्रेटर इन एनिमल सेल इन द कंपैरिजन ऑफ प्लांट सेल। आगे देखेंगे अकरेंस के बारे में। तो अकरेंस क्या है इसका? अगर हम अकरेंस के बारे में बात करें, ऐसे सेल जिसमें एरोबिक रेस्पिरेशन होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, ऑक्सीजेनिक रेस्पिरेशन होता है, उनमें जो है माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। they are well developed in eukaryotic cell, eukaryotic cell। आगे बताया गया है कि प्रोकैरियोट में मेच्योर आरबीसी में सीव ट्यूब ऑफ फ्लोएम माइटोकॉन्ड्रिया इज एब्सेंट। माइटोकॉन्ड्रिया जो है प्रोकैरियोटिक सेल में मेच्योर आरबीसी में सीव ट्यूब ऑफ फ्लोएम सेल में नहीं पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया इज फाउंड इन दोज सेल इन विच एरोबिक रेस्पिरेशन टेक प्लेस। वे सेल जिनमें एरोबिक रेस्पिरेशन होते हैं उनमें माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है बेटा? पाया जाता है। आगे बढ़ेंगे हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया डायग्राम के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया डबल लेयर होता है, आउटर लेयर होता है स्मूथ होता है, उसमें 50% प्रोटीन 50% लिपिड। अगर आउटर मेम्ब्रेन की बात करें तो 50% प्रोटीन होता है और 50% क्या होता है? लिपिड होता है। और आउटर मेम्ब्रेन जो होता है परमेबल फॉर मोस्टली स्मॉल पार्टिकल एंड आयन बिकॉज ऑफ पोरिन प्रोटीन। इनके मेम्ब्रेन पे क्या होते हैं? पोरिन प्रोटीन होता है, जिसकी वजह से यह स्मॉल
पार्टिकल्स प्लस आयंस के लिए क्या होते हैं? आयरन के लिए क्या होते हैं? परमिएबल। आउटर मेम्ब्रेन तो परमिएबल है, जो इनर मेम्ब्रेन है उसमें फोल्डिंग है फिंगर लाइक, जिसे हम क्रिस्टी बोलते हैं। उसी क्रिस्टी में क्या होते हैं? ऑक्सीजोम जो है क्या होते हैं? पाए जाते हैं। आगे देखेंगे कि इनर मेम्ब्रेन जो है उसमें 80% प्रोटीन है और 20% लिपिड है। इसमें 80% प्रोटीन और 20% क्या बेटा? लिपिड पाया जाता है ना। और यह इम्परमिएबल है, मोस्टली स्मॉल पार्टिकल्स और आयरन। यानी यह कैसा है? इम्परमिएबल फॉर स्मॉल पार्टिकल एंड आयरन। All enzymes are found in inner membrane system of respiration. किसी भी रेस्पिरेशन के जितने भी एंजाइम की रिक्वायरमेंट है वो सभी कहाँ होते हैं? इनर मेम्ब्रेन पे पाए जाते हैं। कौन कौन से? साइटोक्रोम बी, साइटोक्रोम ए टू सी, साइटोक्रोम A1 to A3, यूनिक्यूनोन, यूबिक्यूनोन, एफएमएन, एनएडी, एफएडी, ये सब पाए जाते हैं। फिर सुन लीजिए, साइटोक्रोम बी, साइटोक्रोम A to A3, साइटोक्रोम A1 to A3, क्यूनोन, यूबिक्यूनोन, एफएमएन, एनएडी, एफएडी, ये सभी पाए जाते हैं। फुल फॉर्म ऑफ एफएमएन फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, एनएडी निकोटीन एमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, एफएडी फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसका जो केमिकल नेचर है वो कैसा है? केमिकल नेचर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। केमिकल नेचर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, किसी माइटोकॉन्ड्रिया का जो केमिकल नेचर है वो कैसा है? क्या क्या इसमें पाए जाते हैं? प्रोटीन होगा, एंजाइम होंगे, लिपिड्स होंगे, एमिनो एसिड्स, डीएनए एंड आरएनए, 70% राइबोसोम, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। यह एंजाइम डीएनए को रेप्लिकेट करने में हेल्प करता है। आरएनए मिनरल्स होंगे, इसमें मिनरल्स में सल्फर, कॉपर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सम विटामिन्स। कहा गया है कि जो ये तो था इसका केमिकल कंपोजिशन, इनसे मिलकर बनता है। माइटोकॉन्ड्रिया है पावर ऑफ सेल रेप्लिकेशन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डीएनए। डीएनए जो है होता है इसमें माइटोकॉन्ड्रिया में डबल स्ट्रैंडेड एंड सर्कुलर डीएनए, double stranded and circular DNA are present inside the mitochondria, so DNA have power of replication। इसकी वजह से माइटोकॉन्ड्रिया में पावर ऑफ रेप्लिकेशन की क्षमता आ जाती है, डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया भी रेप्लिकेट करने लगता है। फंक्शंस क्या है? इसे पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं या एटीपी मिल कहते हैं। क्या होते हैं? एटीपी मिल कहते हैं या स्टोरेज बैटरी कहते हैं, क्योंकि यह एनर्जी को एटीपी के रूप में स्टोर करता है। आपको बता दें ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल से ग्लाइकोलिसिस और क्रैब साइकिल, दो स्टेप होते हैं, ग्लाइकोलिसिस, क्रैब साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। क्या क्या होता है? क्या क्या होता है? ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल या टीसीए साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ये तीन स्टेप होता है। इन तीनों से मिलकर के एटीपी का फॉर्मेशन होता है। तो ग्लूकोज के एक
मॉलिक्यूल का होता है ग्लाइकोलिसिस, तो बनते हैं 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड, फिर वो जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्रेब्स साइकिल में या टीसीएस साइकिल में, वहां बनता है वाटर का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद वो चले जाते हैं इनर मेम्ब्रेन पे, जहां चलता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, वहां बनता है एटीपी। तो आप देख सकते हैं कि ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को मिला करके एटीपी का फॉर्मेशन होता है। तो एटीपी ग्लाइकोलिसिस में भी बनते हैं और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में भी बनते हैं। ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल से 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज में कुल ग्लाइकोलिसिस में कुल 10 एटीपी बनता है, 10 एटीपी। इसमें से 2 एटीपी खर्च हो जाता है, 8 एटीपी का शुद्ध फायदा होता है। इसके बाद वह जो 10 एटीपी बनता है, 10 में से 2 खर्च हो गया, 8 एटीपी यहां बना। उसके बाद जो मॉलिक्यूल होंगे पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल बनते हैं जो आते हैं क्रेब्स साइकिल में, उसके बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। तो पायरुविक एसिड के बाद जो पायरुविक एसिड है, जो पायरुविक एसिड है, इसके 2 मॉलिक्यूल हैं। एक मॉलिक्यूल से 15 एटीपी बनता है, तो 2 मॉलिक्यूल से कितना बन जाएगा 30 एटीपी। अब देख सकते हैं कि ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल का हुआ ग्लाइकोलिसिस, बना 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड और बना 8 एटीपी। फिर ये 2 मॉलिक्यूल कहां चले जाए क्रेब्स साइकिल में, फिर वहां से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। जो क्रेब्स साइकिल होता है वो कहां चलता है माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, इसे बोलते हैं टीसीएस साइकिल। और फिर वहां से वाटर बनता है, तो कहां आता है मेम्ब्रेन पे, यहां क्या चलता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इन दोनों को मिला करके क्या बनता है 15, एक मॉलिक्यूल से 15 एटीपी, 2 पायरुविक एसिड से 30 एटीपी। अर्थात ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल से ग्लाइकोलिसिस में और क्रेब्स साइकिल में दोनों मिला करके कितना बनता है 38 एटीपी का निर्माण होता है। इसीलिए हम कहते हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वह एटीपी के रूप में एनर्जी प्रोवाइड करती है, इसलिए इसे बोलते हैं एनर्जी ऑफ द सेल या पावर हाउस ऑफ द सेल। तो आपने इसमें आज पढ़ा इस लेक्चर में कि गाल्जी बॉडी क्या होता है, लाइसोसोम क्या होते हैं, वैक्यूल्स क्या होते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया की प्रॉपर्टी क्या है, कंपोजिशन क्या है, नेचर क्या है और ये कहां-कहां पाए जाते हैं, इनका वर्क क्या है, आपने पढ़ा इसमें। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।